ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधे नेपाल से आ रही हैं और ये बड़ी भयावह तस्वीरें हैं। नेपाल आज सुबह से एक अलग तरह के ट्रॉमा का शिकार हुआ है। वहाँ पर एक आंदोलन होता है सोशल मीडिया बैन करने के खिलाफ नौजवानों का, और वो आंदोलन देखते ही देखते इतना उग्र हो जाता है, जेन ज़ी आंदोलन कहा गया। यानी जो 1997 के बाद पैदा हुई नस्ल है दुनिया के अंदर, उसको जेन ज़ी कहा गया है। जो इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, सारा इस वक्त उसी पर गुजारती है। अपने इजहार ख्याल का एक ज़रिया, मजबूत ज़रिया मानती है जेन-ज़ी प्रदर्शन सोशल मीडिया बैन के खिलाफ। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया के लिए कुछ नियम, कानून तय करने की कोशिश की और अनाउंस किया कि अब इन्हें रेगुलेट किया जाएगा। इस रेगुलेशन के खिलाफ वहाँ का जो जेन-ज़ी है वो उभर आया, सड़कों पर आ गया और उस सरकार की तरफ से उसे रोकने की कोशिश की गई। पुलिस बल का इस्तेमाल हुआ जिसमें 19 लोग मारे गए, सैकड़ों जख्मी हुए और उसके बाद ये आंदोलन या अचानक से एक बहुत ही उग्र रूप ले लिया और आपने देखा कि जो बड़े-बड़े नेता हैं, उनके घरों को जला दिया गया, पार्लियामेंट में आग लगा दी। तो इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है वहाँ की बड़ी भयावह है। अभी तक किसी की समझ में नहीं आ रही है कि क्या यही एक वजह थी जिसकी वजह से इतना बड़ा मामला हो गया, या इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कुछ और ताकतें हैं इस आंदोलन को इस लेवल तक लेकर पहुंचा दिया है। ये भी जांच का विषय है, जो बाद में मामला ठंडा होगा तो चीज़ें निकल कर के आएँगी। लेकिन अभी की जो सूरत-ए-हाल है नेपाल की बहुत ख़राब है। मेरे सामने एक छोटी-सी रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये नेपाल की पार्लियामेंट है जो पूरी तरफ से आप देख रहे हैं कि आग की ज़द में है, आग लगी हुई है। कहा ये जा रहा है, अभी जो इस वक्त जो रिपोर्टें आ रही हैं, शुरुआती दौर में जैसा कि बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह नहीं होती, तो नेपाल के ताल्लुक से भी, इस आंदोलन के ताल्लुक से भी अभी ये बातें सामने आ रही हैं कि वहाँ की सरकार नौजवानों को रोज़गार देने में नाकाम रही, भ्रष्टाचार वहाँ पर बढ़ता गया। नेपोटिज़्म की बात आई कि जो नेता हैं वहाँ के, जो अहम लोग हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। इसके खिलाफ वहाँ के नौजवान के दरमियान गुस्सा था, वो फूट पड़ा है। संसद में घुस करके देखा आपने कि आग लगा दी है वहाँ के नौजवानों ने। ये इस तरह के जो है सैकड़ों आपको फ़ोटो मिलेंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि झंडे के साथ जश्न मना रहे हैं और जहाँ-तहाँ लोग जो है ग्रुप में खड़े होकर के बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। इसकी शुरुआत सुबह 9 बजे से हुई, धीरे-धीरे करके ये काठमांडू के अलावा दूसरे खित्तों में भी फैल गई। कई लोगों का मानना है कि जिस तरह से पिछले साल बांग्लादेश के अंदर नौजवानों ने वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका है, नौजवानों का गुस्सा था बांग्लादेश में कि वहाँ पर एक ख़ास किस्म का नौकरियों में रिज़र्वेशन था, नौजवान उसकी वजह से परेशान थे। नौजवानों का गुस्सा फूटा और वहाँ पर आपने देखा कि शेख हसीना सरकार को बेदखल किया गया, शेख हसीना को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। ठीक वही पोजीशन बताई जा रही है कि यहाँ भी नौजवान परेशान थे भ्रष्टाचार से, बेरोज़गारी से, और ये मौका आया जब सरकार ने फैसला किया कि सोशल मीडिया के 26 प्लेटफ़ॉर्म बैन कर दिए जाएँ। उसके बाद नौजवान सड़कों पर निकले, गुस्सा फूटा और ये इस सिचुएशन में मुल्क पहुँच गया। इस पूरे जो घमासान हुआ है, इसमें सिक्योरिटी के एहलकार भी बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं कंट्रोल करते वक़्त। लेकिन आखिर में जब सब मामला ज़्यादा बिगड़ गया, उसके बाद में सिक्योरिटी भी किनारे हट गई। लेकिन अभी किसी भी नतीजे पर पहुँच करके कोई राय देना, मेरा ख़्याल है किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ अचानक से हुआ है और पूरी दुनिया की निगाहें, सबकी निगाहें, जितने भी एनालिस्ट हैं, सबकी निगाहें नेपाल पर हैं और वहाँ पर जो बदलते घटनाक्रम हैं उस पर हैं। 1-2 दिन के अंदर ये चीज़ साफ हो जाएगी कि इस आंदोलन के पीछे कौन-कौन से ग्रुप काम कर रहे थे इंटरनल, और क्या कोई बाहर की ताकत भी, विदेशी ताकत भी इसके साथ एंगेज थी। क्योंकि चंड आने के बाद चूँकि माओवादी सरकार बनी, उसके बाद ही से उनका जो झुकाव था वो चाइना की तरफ हो गया था, लेकिन पूरी तौर पर नहीं।
लेकिन 2015 में वहाँ पर एक भूकंप आया था। उस भूकंप के बाद कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसके बाद से नेपाल ने बहुत सारे ताल्लुकात चाइना से कर लिए थे। तो ये दुनिया की निगाह में एक बात ये भी थी कि ये चाइना की तरफ तेजी के साथ नेपाल चला गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है, चाइना और अमेरिका के दरमियान एक ताकत की एक जंग एक चलती रहती है, कोशिश चलती रहती है कि किसको अपने ब्लॉक में अमेरिका शामिल करेगा, किसको चाइना शामिल करेगा, कौन रसिया के साथ होगा। ये एक ताकतों की आपस में चक्कलिश होती रहती है। तो हो सकता है कि एक चीज़ ये भी हो, एक एंगल ये भी हो सकता है। एक और बात जो बड़ी अहम है कि जब वहाँ पर राजशाही खत्म हुई, उसके बाद वहाँ का जो संविधान है वो बदला गया, नए तरह से संविधान लिखा गया। तभी से एक बहुत बड़ा ग्रुप नेपाल के अंदर इस बात को लेकर के नाराज़ था और वो लगातार कोशिश कर रहा था, बातें उठा रहा था, अपनी बातें कर रहा था कि नेपाल को दोबारा उसका जो हिंदू राष्ट्र का जो उसका अपना चेहरा है, वो दोबारा बहाल किया जाए। उसकी भी कोशिशें किसी न किसी दर्जे में होती रही हैं। तो एक एंगल देखने वाले ये भी देख रहे हैं कि क्या ऐसी ताकतें जो नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ ले जाना चाह रही थी, क्या वो भी इसमें शामिल हो गई हैं या हो रही हैं? ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज इतना ही।